हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीयूईटी वाला में। और दोस्तों, आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स से गवर्नमेंट बजट का चैप्टर। इस चैप्टर में आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट कराऊंगा और उसके बाद इस चैप्टर के कराऊंगा टॉप 20 एमसीक्यू। घातक लेवल के एमसीक्यू है, धुम्मा ठाने वाले। मतलब पहले आप ओवरव्यू ले लो चैप्टर का, पहले कॉन्सेप्ट्स कर लो, उसके बाद एमसीक्यू ट्राई करना। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों से जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे बताएंगे कि ये जो टॉप 20 एमसीक्यू हैं जो मैं यहां पर सॉल्व भी कराऊंगा, वो एमसीक्यू आप कितने सॉल्व कर पाए हो, यानी 20 में से आपका कितना स्कोर रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो यार गवर्नमेंट बजट के बारे में कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट बजट होता क्या है, उससे पहले आपको बताऊं कि हमारे देश के अंदर अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट होती है। एक लोकल गवर्नमेंट होती है, म्युनिसिपल वाली, और गांव वाले एरिया में उसको पंचायती वाली गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सरपंच जहां पर होते हैं। एक उससे ऊपर गवर्नमेंट होती है जहां पर स्टेट में जो हेड बनते हैं सीएम, उनकी गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें एमएलए वगैरह होते हैं। फिर उससे बड़ी एमपी वाली गवर्नमेंट होती है जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। उस गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, तो इसलिए इस गवर्नमेंट बजट को हम सेंट्रल बजट भी बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है तो इसको सेंट्रल बजट प्यार से बोल देंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा। उसके अलावा इसका एक नाम और है, इसको यूनियन बजट भी बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरा नाम यूनियन गवर्नमेंट होता है। तो ये यूनियन बजट भी है। अब बात सुनो, देखो हमारे देश की सरकार हर साल ये आइडिया लगाती है कि नेक्स्ट ईयर में वो कितने पैसे खर्च करने वाली है, और ये भी आइडिया लगाती है कि नेक्स्ट ईयर में, यानी जो अपकमिंग ईयर है, उस ईयर में सरकार के पास कितने पैसे आने वाले हैं। यानी सरकार आइडिया लगाती है, अंदाजा लगाती है टोटल एक्सपेंडिचर जो सरकार खर्च करेगी और टोटल रिसिप्ट्स जो सरकार को मिलेगी। सरकार पैसा वसूलती भी तो है, टैक्स भी लेती है, फाइन भी लेती है, चालान भी काटती है ना, और उधार भी ले लेती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, फॉरेन कंट्री से। तो सरकार हमेशा आइडिया लगा के चलती है कि कहां कहां से सरकार के पास पैसा आने वाला है और कहां कहां सरकार को पैसा खर्च करने की जरूरत है। एक साल शुरू होने से पहले सरकार ये आइडिया लगा लेती है। और बेसिकली आपको बताऊं तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी ड्यूरेशन लिख देता हूं, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। मान लो अभी 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा जो ईयर, वो 31 मार्च 2024 में खत्म होगा। ये ड्यूरेशन है दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर बोलो इसको, या प्यार से आप बोलो फिस्कल ईयर, या प्यार से आप बोलो इसको अकाउंटिंग ईयर। यहां पर भी एक एमसीक्यू छिपा रहता है इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो देखो, सरकार हमारे देश में 1 अप्रैल से पैसा खर्च करना शुरू करेगी, तो उसका आइडिया गवर्नमेंट पहले ही लगा लेती है, यानी अप्रैल से पहले मार्च में लगाएगी या फरवरी में। तो बेसिकली इसकी कोई डेट नहीं होती, लेकिन जनरली फरवरी के महीने में हमारे देश की सरकार पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार कर लेती है, एक लिस्ट बना लेती है जहां पर सरकार लोगों को बताती है कि हम यहां पैसा खर्च करने वाले हैं, ये प्लान होगा, ये प्रोजेक्ट होगा, यहां पर रोड बनेगा, यहां पर हाईवे बनेगा, यहां पर एयरपोर्ट बनेगा, इस कंपनी को सब्सिडीज दी जाएंगी, और ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, इनकम पे टैक्स कम किया है या ज्यादा किया है, ऐसी कुछ बातें बताती है सरकार। का एक बंदा ये बातें बताता है, उसको बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो देश का फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे हाल फिलहाल निर्मला सीतारमण जी है, जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, तो वो देश का बजट लॉन्च करती है। तो पार्लियामेंट के सेशन के अंदर हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश का गवर्नमेंट बजट लॉन्च करती है। पहले है ना, ये एक रजिस्टर में लाल रंग की किताब में लिखा जाता था, फिर धीरे धीरे अपडेट हुआ मामला, तो आजकल ये टैबलेट में, टैब होता है ना लैपटॉप की तरह ऐसा बड़ा सा स्क्रीन वाला, उसमें नोटेड होता है सब कुछ, बस वो उसके अंदर से देख देख के पढ़ के सुना रही होती है। लोकसभा के अंदर सब लोग सुन रहे होते हैं, पूरा देश उसको सुन रहा होता है। तो देश को भी पता होता है कि सरकार कहां कहां पर कौन कौन सी योजना में, कौन कौन सी स्कीम में अब पैसा खर्च करेगी, और कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों के थ्रू सरकार हमसे पैसा वसूलेगी। तो बेसिकली सरकार क्या है, एक ब्यौरा तैयार करती है जिसमें गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर लिखे होते हैं। मैंने यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में लिख दिया, और लिखे होते हैं टोटल रिसिप्ट्स, है ना। सरकार कहां कहां से हमसे पैसा वसूल करने वाली है बाबू, ये सब लिखा होता है। उस डिटेल्ड स्टेटमेंट को, उनका अमाउंट भी लिखा होता है, उसको ही बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। तो कोई आपसे पूछ ले कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, तो गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड टोटल रिसिप्ट्स की डिटेल्ड होता है फॉर अ फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ भी लिख लो। एस्टिमेट का मतलब आइडिया, अंदाजा, अंदाजा ही लगता है, क्योंकि
सरकार ने अंदाज लगाया है कि आने वाले टाइम में सरकार मान लो 100 रुपए खर्च करेगी, लेकिन क्या पता कोई नेचुरल क्लाइमेटीज या फिर कुछ और अनसर्टेन सिचुएशन हो जाए जिसके कारण सरकार को और ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़े। किसको पता था कोरोना आ जाएगा, आ गया था ना, बहुत सारा सरकार का खर्चा हुआ। तो ऐसे में सरकार के खर्चे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, रिसिप्ट ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट एक आइडिया लगाना पड़ता है। हर एक फैमिली भी अपना बजट बना के चलती है, हर एक तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो समझदार लोग हैं वो बजट तो बनाते ही हैं। वो बजट बना के चलते हैं कि हर महीने उनको कितना पैसा खर्च करना है, लेकिन एक्चुअली कभी कभी उतना पैसा खर्च होता भी है, कभी उससे ज्यादा, कभी उससे कम, ऐसा भी हो जाता है ना। तो गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा ही है, जितना आइडिया लगाती है कभी उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, कभी उससे कम खर्च हो जाता है। तो बेसिकली मैं आपको गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करके बता दूं कि गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको मजा आ जाएगा। यह है दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट या फिर सेंट्रल बजट या फिर यूनियन बजट। सरकार अपने बजट के दो हिस्से करती है बेसिकली। एक हिस्से को बोलते हैं रेवेन्यू बजट और दूसरे हिस्से को बोलते हैं कैपिटल बजट। एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं ना, जितने भी टोटल खर्चे हैं, गवर्नमेंट ने इन खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पर गवर्नमेंट के मैं लिख देता हूं, आपकी हेल्प के लिए काम रहेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी इनको बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। और गवर्नमेंट ने अपनी रिसिप्ट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं और दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट्स दोस्तों। तो जब जब गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर आएगा तो हम क्या करेंगे, हमने कंबाइन कर दिया सेक्शन। ये रेवेन्यू वाले आइटम्स है ना, ये वाले, इसको बोला रेवेन्यू बजट, और नीचे कैपिटल वाले आइटम्स को बोला है कैपिटल बजट। तो गवर्नमेंट बजट के दो टुकड़े किए, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर दो चीजें आती है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को मैंने शॉर्ट में लिखा है, और एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू का मतलब वैसे तो कमाई होता है, पैसों का मिलना होता है, लेकिन यहां पर किसी का नाम रखा है। रिसिप्ट भी रेवेन्यू टाइप की हो सकती है, एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू टाइप का हो सकता है, नाम है यहां पर। कैपिटल बजट में भी दो बातें आती है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स। साथ साथ धीरे धीरे चलोगे, फॉलो करते हुए चलोगे, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एमसीक्यू भी क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब दोस्तों जो ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक होती है टैक्स की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एक होती है, मतलब जो टैक्स की फॉर्म में नहीं है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, तो उसको बोल दिया गया है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्स की फॉर्म में जितने भी टैक्स सरकार चार्ज करती है, इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, सबके सब टैक्स रेवेन्यू में। टैक्स के अलावा दूसरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, सरकार को यहां से भी पैसा मिलता है। इसके एग्जांपल, सरकार तुमसे कोई फीस ले लेती है। अभी तुम जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे तो गवर्नमेंट तुमसे फीस लेगी, है ना। कभी कभी चालान काट देती है, तो फाइन कर देती है, तो सरकार को ही पैसा मिल रहा है ना, फी एंड फाइन्स। गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलता है, गवर्नमेंट की अपनी कंपनी का प्रॉफिट होता है। अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। और सरकारी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट ही है, ठीक है। और जिस प्रॉपर्टी का कोई मालिक ना रहे तो गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लेती है, वो हो जाती है एस्चीट। कोई पूछे एस्चीट क्या होता है, तो एस्चीट एक नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, जिस प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं है, सरकार ने उसको अपने पास ले लिया। सरकार ने अगर किसी को ब्याज पे पैसा दिया है तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट कोई टैक्स नहीं है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो एक रिसिप्ट है वो गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। और दोस्तों टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक होती है डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है जी। अब मैं जरा इसके बारे में आपको दिल खोल के बताऊंगा, लेकिन दिल खोल के बताने से पहले एक बार कैपिटल रिसिप्ट्स के भी दो टुकड़े कर रखे हैं, वो देख लो। एक ऐसी कैपिटल रिसिप्ट होती है जिससे सरकार के ऊपर उधार चढ़ जाता है, उसको बोलते हैं डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट। डेट क्रिएटिंग मतलब उधार क्रिएटिंग, डेट का मतलब उधार ना। एक होती है डेट, बी साइलेंट रहता है बीच में, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, और दूसरी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेट क्रिएटिंग। अब सरकार ने लोन ले लिया, लोन ले लिया तो उधार चढ़ गया,
तो उसको बोल देंगे डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है। अगर सरकार ने अपनी कंपनी का छोटा सा हिस्सा मार्केट में बेच दिया तो सरकार को पैसे मिल गए ना, तो उधार तो नहीं चढ़ा। इसको बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। आपको मोटे मोटे तौर पे बता दूं, जब सरकार अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा मार्केट में बेच देती है, जैसे रिसेंटली एलआईसी का हिस्सा बेचा था, एलआईसी का हिस्सा बेच दिया तो सरकार को पैसे मिल गए, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है, सेल ऑफ शेयर इन पीएसयू कहलाता है। ठीक है, वो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट होता है। ये तो स्ट्रक्चर है, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अंदर का माल मैं बाद में बताऊंगा, पहले टैक्स के बारे में बता दूं। हमारे देश के अंदर दोस्तों टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो माजरा क्या है ये। देखो सरकार ने अगर राहुल के ऊपर टैक्स लगाया है और वो टैक्स राहुल ने ही दे दिया तो वो डायरेक्ट टैक्स है। अगर सरकार ने राहुल के ऊपर टैक्स लगाया और राहुल ने उस टैक्स का बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया, यानी राहुल ने टैक्स नहीं दिया, किसी और ने टैक्स दे दिया, तो वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जिसकी लायबिलिटी है, यानी जिसका कर्ज है उसने ही उसको पे किया हो, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं कि लायबिलिटी किसी और की थी, राहुल की थी, लेकिन पे किसी और ने किया। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, सेल्स टैक्स है बेसिकली। अब सेल्स टैक्स है ना, सेलर के ऊपर लगाया जाता है। दुकानदार सामान बेचता है ना, तुम सामान खरीदने जाते हो दुकान पे, तो दुकानदार ने सामान बेचा, तो सामान बेच के पैसे किसने कमाए? दुकानदार ने। तो दुकानदार को अपने सामान जो उन्हें सेल्स की है उसके ऊपर टैक्स देना चाहिए, लेकिन टैक्स वो नहीं दे रहा। कौन दे रहा है? आप दे रहे हो, क्योंकि आपने सामान जो खरीदा है उसके ऊपर लिखा हुआ एमआरपी, और एमआरपी यानी वो रेट है जिस रेट पर आप खरीद रहे हो, उसके ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, यानी सारे टैक्स अल्टीमेट बायर ने पे किए हैं। लगता वो सेलर पे है, पे किया है बायर ने। ऐसे ही एको टैक्स लो, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स ऑन प्रोडक्शन। जो जो सामान बनेगा, जो जो प्रोड्यूस होगा, उसके ऊपर प्रोड्यूसर को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जितना टैक्स सरकार उसके ऊपर लगाती है वो उतना ही रेट बढ़ा देता है, और फाइनली वो रेट कंज्यूमर पे करता है। तो टैक्स का अमाउंट किसने पे किया? कंज्यूमर ने पे किया। अब कोई कहेगा ये तो इलीगल एक्टिविटी है, ये इलीगल एक्टिविटी नहीं है, चालाकी है। समझ रहे हो? अब इसका भी तोड़ निकाल दिया सरकार ने, अब बताऊंगा अभी आपको। तो दोस्तों थोड़े से डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल आपको देखने हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन सा होता है? इनकम के ऊपर लगाया गया टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। आपकी इनकम पे टैक्स लगाए तो आप ही पे करोगे, आपका दोस्त पे नहीं करेगा। हाउस टैक्स, आपके घर के ऊपर टैक्स लगाया है तो आप पे करोगे, पड़ोसी पे नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स होता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स। पेप्सी के ऊपर टैक्स लगाया है तो पेप्सी पे करेगी, कोका कोला पे नहीं करेगी। ये वो टैक्सेस हैं जिस पे लगाए हैं वही दे रहा है। लायबिलिटी एंड बर्डन बोथ आर ऑन सेम पर्सन। ठीक है, फिर बन जाता है आपका प्रॉपर्टी टैक्स। यार ये प्रॉपर्टी टैक्स है ना, इसको वेल्थ टैक्स भी बोलते हैं, यानी घर के अलावा और भी तो प्रॉपर्टी होगी, माल बहुत है तुम्हारे पास, मुझे पता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है, तो आप ही दोगे। गिफ्ट टैक्स भी है एक माजरा। जो बंदा 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट अगर किसी को देता है तो लगभग 2% का टैक्स उसको सरकार को पे करना पड़ता है। जो गिफ्ट देगा वही टैक्स देगा। कोई देता है टैक्स? चोरी बहुत होती है देश में टैक्स की यार। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल है। इनडायरेक्ट टैक्स पे आओ, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट की सर्विस का रिचार्ज कराते हो उसके अंदर सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स, जो आपको एंटरटेन कर रहा है, पिक्चर हॉल में जाते हो मूवी देखने के लिए तो उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। कोई सर्कस देखने गया हो तो सर्कस के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा। समझ रहे हो? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। अब सरकार ने क्या किया, 1 जुलाई 2017 को सारे इनडायरेक्ट टैक्स को क्लब करके 1 जुलाई 2017 को सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर दिया और एक जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस का नया टैक्स लॉन्च कर दिया। अब ये सब टैक्स होते ही नहीं अब, लेकिन कस्टम ड्यूटी होता है। कस्टम ड्यूटी को जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो कोई बोले सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके जीएसटी आया है, नहीं, कस्टम ड्यूटी को बाहर रखा गया है। और एक्साइज ड्यूटी को भी पूरा शामिल नहीं किया गया, उसके अंदर भी बहुत सारे ऊंच नीच के प्रभाव हैं, लेकिन वो चीज आपके कोर्स में जानने जरूरी नहीं है, तो उसमें लिमिट में ही रहेंगे। ठीक है ना, सीए के कोर्स में होते हैं वो चीजें जाननी। ओके, रिपोर्ट है दोस्तों, ये टैक्स का माजरा है। आगे आ जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो,
जब तुम नॉर्मली खर्चा करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो, तो कोई सामान खरीद लेते हो। जब तुम्हारा सामान, तुम्हारी प्रॉपर्टी, उसको एसेट्स बोलते हैं। जो कर्जा होता है उसको लायबिलिटी बोलते हैं। ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। जब तुम कुछ खर्चा करते हो तो कोई सामान खरीद लेते हो, यानी एसेट्स अपने इंक्रीज कर लेते हो, या फिर पैसे खर्च करने के बाद अगर तुमने एसेट इंक्रीज नहीं किए हैं तो क्या पता अपना कर्जा उतारा हो। तो जब भी हम पैसा खर्चते हैं तो या तो अपने एसेट्स को बढ़ा लेते हैं या फिर अपना कर्जा उतार लेते हैं। यानी इधर हमारे एसेट्स बढ़ जाते हैं और लायबिलिटी कम हो जाती है। अगर ऐसा किसी खर्चे से हो गया तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर ऐसा किसी खर्चे से नहीं हुआ तो वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो नीदर एसेट्स को बढ़ाए नॉर लायबिलिटी को कम करे। अब ये क्या है सर, एग्जांपल देके बताओ। बाबू बिल्कुल एग्जांपल से ही समझाऊंगा। सरकार के खर्चे ले लो। सरकार रोड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन करवाती है, हाईवे वगैरह बनवाती है, स्कूल की बिल्डिंग, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवाती है। तो सरकार ने बनवाया है तो सरकार की प्रॉपर्टी बढ़ गई है, तो उससे गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ जाते हैं। तो सरकार का खर्चा था। सरकार ने किसी को लोन दिया है, लोन गिवन टू एनीवन, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, फॉरेन कंट्री को दे दिया, किसी को भी दे दिया। तो जब हम किसी को लोन देते हैं वो हमारा कर्जदार बन जाता है। ये एक स्पेशल केस है। जब हमने किसी को लोन दिया वो हमारा कर्जदार बन गया। कर्जदार को इंग्लिश में डेटर बोलते हैं। डेटर अकाउंट्स की टर्म में एसेट्स होता है। तो जितना तुमने कर्जा दिया है उतने हिस्से का तुम्हारा वो प्रॉपर्टी बन गया, तो वो एसेट्स बढ़ा देता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहीं स्ट्रीट लाइट लगवाई है, डिफेंस एक्सपेंडिचर किया है, डिफेंस आइटम नहीं खरीदे, डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड किए मान लो, ठीक है। आपने एम्प्लॉइज की सैलरी दी है, हेल्थ सर्विसेज में दवाइयां वगैरह फ्री में बंटवाई है। तो ऐसे सरकार के पास कुछ बढ़ा नहीं है, कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी बढ़ी नहीं है और सरकार का कर्जा भी नहीं था। ये वो सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। समझ रहे हो। गवर्नमेंट ने लोन लिया था तो अब उसका इंटरेस्ट पे कर दिया, तो लोन का इंटरेस्ट पे करने से लोन नहीं उतर जाता, लोन तो उतना ही रहेगा, कोई कर्जा नहीं उतरता। इंटरेस्ट पेमेंट एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है, समझे। और बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे एमसीक्यू में कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही। अब बढ़ते हैं गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स पे। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स को दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं, मतलब समझो, पहले जब तुम्हें पैसा मिलता है ना उसको रिसिप्ट बोलते हैं। तुमने पैसा क्यों लिया, या तो कुछ बेच दिया, मतलब अपना प्रॉपर्टी बेच दी कुछ, यानी एसेट्स कम कर लिए, या फिर लोग पैसा लेते हैं तो कर्ज चढ़ जाता है उनके ऊपर, या लायबिलिटी बढ़ गई। तो इधर एसेट्स कम हुए और लायबिलिटी कम हुई, ऐसी कोई रिसिप्ट है सरकार की तो उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। अगर ऐसी नहीं है, मतलब नीदर एसेट्स डिक्रीज हुए नॉर लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो ऐसी सारी रिसिप्ट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। एग्जांपल के तौर पे समझो, सरकार को जितना भी टैक्स मिलता है, कोई भी टैक्स हो, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, जीएसटी, टैक्स लेने के बदले गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ती। तुमसे टैक्स लिया है तो तुमको सरकार ये नहीं बोलेगी कि तुम्हारे घर के भारी सड़क बनवानी है हमें, समझ रहे हो। तो टैक्स लेने के बदले सरकार ये नहीं बोलती कि उसके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा है। तो टैक्स अपने आप में एक रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सब हो गए। सरकार तुम्हारा चालान काट दे, फी, फाइन, एस्चीट, कुछ भी जो मैंने बताए थे टाइप्स के अंदर लिखे थे, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कोई कर्जा नहीं चढ़ा सरकार के ऊपर, वो सारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। कैपिटल रिसिप्ट के मामले में देखो जी, कैपिटल रिसिप्ट के मामले में गवर्नमेंट ने कहीं से उधार ले लिया, बोरोइंग्स, तो सरकार के ऊपर लायबिलिटी चढ़ गई। देखो लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल रिसिप्ट है। ये डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है। वैसे मान लो डिसइन्वेस्टमेंट लिखा है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार ने अपनी कंपनी का कोई हिस्सा बेच दिया, दिस इज कॉल्ड सेल ऑफ शेयर इन पीएसयू। तो सरकार ने अपने एसेट्स कम कर लिए, अपनी कंपनी का हिस्सा बेचा, गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट है। एक होता है रिकवरी ऑफ लोन। देखो जिस बंदे को गवर्नमेंट ने लोन दिया था, पहले देखो ये रहा लोन गिवन, वो एसेट था गवर्नमेंट का, अब सरकार को वो वापस कर गया, उसको बोलेंगे रिकवरी ऑफ लोन। तो सरकार का वो एसेट्स कम हो गया, लेकिन सरकार के पास पैसे तो आ गए। तो दीज आर कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे ही गवर्नमेंट के पास जो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो प्रोविडेंट फंड के तौर पर जो पब्लिक पैसा जमा कराती है सरकार के पास, तो सरकार उसको अपना कर्ज मान के चलती है। जब उनको निकालना हो निकाल लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट इस पैसे को इस्तेमाल करती है। तो ये भी गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसिप्ट होता है।
इतना बात ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्विज का टाइम आ गया तुम्हारे। क्विज का टाइम आने से पहले आपको एक चीज साइड में बताया तो मैं यहां पर बतानी मुझे जरूरी थी पहले ही। देखो जी, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स यहां बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। देखो जी, पहला ऑब्जेक्टिव सरकार हमारे देश में अमीरी और गरीबी के बीच का गैप कम करना चाहती है। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। कैसे करती है गवर्नमेंट ये गैप कम? अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाएगी, गरीबों पर कम टैक्स लगाएगी इनकम पे उनकी, और गरीबों को कुछ एजुकेशन और हेल्थ जैसी सर्विसेज फ्री में भी प्रोवाइड कर देगी ताकि उनकी इनकम बढ़ जाए, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए, उनके पास पैसा बचा रहे। दूसरा एक होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल वेलफेयर को प्रोमोट करने वाली गुड्स का प्रोडक्शन बढ़े और जो हार्मफुल गुड्स है शराब सिगरेट तंबाकू उनका प्रोडक्शन कम हो। तो शराब सिगरेट तंबाकू जैसी चीजों पर टैक्स ज्यादा लगाती है सरकार, और जो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है, इको फ्रेंडली चीजें होती है, उनका प्रोडक्शन बढ़वाने के लिए उन पे टैक्स पे छूट देती है या सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है। इसको बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तीसरा ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमी स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना रहे इकोनॉमी के अंदर ज्यादा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहती है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट का हमेशा से मोटिव रहता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है दोस्तों जीडीपी का बढ़ना। सरकार हमेशा जीडीपी को बढ़ाना ही चाहती है। 5वें नंबर का ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मैं अनएम्प्लॉयमेंट लिख देता हूं, बेरोजगारी दूर करना चाहती है सरकार। नरेगा जैसी स्कीम लॉन्च करती रहती है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, ठीक है। और लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव है जो तुम्हारे कोर्स में है, मैनेजमेंट ऑफ सरकारी कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पीएसई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को मैनेज करना चाहती है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है कैसे? अपनी गवर्नमेंट बजट की पॉलिसी से। और जो गवर्नमेंट बजट की पॉलिसी होती है दोस्तों उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन आएगा पेपर में, एक फिस्कल पॉलिसी बोलो या बजटरी पॉलिसी बोलो। कोई आपसे पूछ ले कि क्या होती है फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी? बजटरी पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या किया? गवर्नमेंट अपने टैक्स को इंक्रीज डिक्रीज करे, अपने खर्चे को इंक्रीज डिक्रीज करे, उधार ले, इन सबको इंक्रीज डिक्रीज करने की पॉलिसी गवर्नमेंट बजट की बजटरी पॉलिसी होती है या फिर फिस्कल पॉलिसी होती है। आसान लैंग्वेज में बोलते हैं कि गवर्नमेंट के टैक्स और रिसिप्ट्स को बदलने वाली पॉलिसी बजटरी पॉलिसी होती है। डेट भी इसके अंदर आते हैं, गवर्नमेंट कभी कभी उधार भी ले लेती है ये सभी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। तो बेसिकली दीज आर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, दीज आर द कंपोनेंट, टैक्स, एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ बजटरी पॉलिसी। इसके ऊपर एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है और ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स है। कोई पूछ ले कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है, समझे। अब जैसे मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट आइडिया लगाती है कि नेक्स्ट ईयर में उसको कितना पैसा खर्च करना है और कितना पैसा उसके पास आएगा। वो आइडिया हमेशा ट्रू हो या नहीं हो ये सर्टेन नहीं होता। कभी कभी गवर्नमेंट ने जितना सोचा कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपए का करना है तो टोटल रिसिप्ट्स भी उतने की हो जाती है, वो बढ़िया है। कभी कभी टोटल एक्सपेंडिचर जो सोचा है 100 रुपए का, रिसिप्ट्स उससे ज्यादा हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार ने जितना सोचा है खर्चा ज्यादा है लेकिन रिसिप्ट्स कम होगी। तो दोस्तों ये तीसरे वाली सिचुएशन है ना, ये खतरनाक सिचुएशन है। इसको बोलते हैं नुकसान की सिचुएशन। दिस इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। और दिस इज कॉल्ड सरप्लस बजट, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड बजट। कोई आपसे पूछे कि गवर्नमेंट बजट कितने तरीके का होता है, तो 3 तरीके का होता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। अब बजट डेफिसिट का कंपोनेंट मैं आपको एमसीक्यू के साथ पढ़ाऊंगा। बजट डेफिसिट 3 तरीके का होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर अपने क्विज सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है, जरा ढंग से देखेंगे। और मैंने बताया है ना 20 एमसीक्यू, टॉप 20 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने 20 में से कितने ठीक किए हैं, ठीक है। तो लिखा है बजट स्पीच इन लोकसभा या पार्लियामेंट इज गिवन बाय। कौन बजट स्पीच देता है हमारे देश के अंदर? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर? ऐसे करके आप अपनी वीडियो को पॉज कर लेंगे, फिर आप अपना आइडिया लगाएंगे। मैं इसका आंसर बताऊंगा, जैसे कि मैंने आंसर बताया इसका, फाइनेंस मिनिस्टर जो कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, ये देती है बजट स्पीच। आपको पता लग गया सही आंसर है, आपका एक स्कोर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ, कैपिटल बजट में क्या क्या आता है अब बताया था, याद दिलाऊं पुरानी बात देखो, ये रहा तुम्हारा कैपिटल बजट, इसमें क्या क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट। अपने ऑप्शन में ढूंढना है तुम्हें कि कहां पर आ रहा है ये। कैपिटल बजट में क्या क्या आता है, रेवेन्यू नहीं आता, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, बाकी सब देखना ही नहीं फिर जब ये आता है तो। सेकंड के साथ ओके हो, आगे बढ़ो। चलो जी, डायरेक्ट टैक्स कौन सा है इनमें से, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स या बोथ ऊपर के, या नन ऑफ दीज। अब तुम्हें इनकम टैक्स तो पता लग गया होगा, गिफ्ट टैक्स भी होता है, तीसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख के ही बताया था, यहां पर गिफ्ट टैक्स था, समझे, डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में। आओ जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अब देखो प्राइमरी डेफिसिट का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पढ़ने से पहले देख लो। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट गवर्नमेंट बजट में। भैया रेवेन्यू डेफिसिट वो सिचुएशन होती है जहां पर गवर्नमेंट के सिर्फ रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू वाले, और रेवेन्यू वाली रिसिप्ट्स कम होती है, सिर्फ रेवेन्यू वाली, कैपिटल वाली नहीं देख रहे। फिर दूसरे नंबर पे होता है फिस्कल डेफिसिट, और नॉर्मली फिस्कल डेफिसिट का आपको आंसर बोरोइंग्स के इक्वल मिलेगा। तो फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग रिक्वायरमेंट को शो करता है, लेकिन होता क्या है, जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो सरकार के टोटल रिसिप्ट से, और इस टोटल रिसिप्ट के अंदर बोरोइंग्स नहीं हो, नेट को मतलब एक्सक्लूडिंग, नेट का मतलब एक्सक्लूडिंग, नेट ऑफ बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, तो जो भी आंसर आएगा वो फिस्कल डेफिसिट होगा। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मुझे ही पता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे होता है प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट तब तक नहीं निकल सकता जब तक फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला ना पता हो आपको, मतलब फिस्कल डेफिसिट ना निकल गया आपको। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन्स, सिर्फ इंटरेस्ट लिख दो आप, इतना मान जाएगा। तो ये तीन डेफिसिट होते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, द प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन, प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट बजट में जीरो कब होगा, तब जीरो होगा दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो तो, जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट दोनों का अमाउंट मान लो 100 है, तो आंसर इसका जीरो आ जाएगा। तो जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट एक दूसरे के बराबर होंगे तो प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, व्हेन रेवेन्यू डेफिसिट इज जीरो, गलत। व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट आर जीरो, गलत, इंटरेस्ट पेमेंट जीरो क्यों होगी। व्हेन फिस्कल डेफिसिट इज जीरो, ये भी गलत, इसके जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट होगा, यानी ये दोनों बराबर होंगे तो ये जीरो होगा। चौथा ऑप्शन ठीक है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। तो क्या लिखा है, द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग इज, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है, एक्सपोर्ट की ड्यूटी, इंपोर्ट की ड्यूटी, दोनों टैक्स है, डिविडेंड और एक्साइज ड्यूटी, ये सब टैक्स है, तीनों के तीनों। थर्ड नंबर पे नॉन टैक्स रेवेन्यू है, इसके साथ जाएंगे, आप पीछे भी चेक कर सकते हो, डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, एस्चीट, फीस, फाइन, सब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं। प्रोफेशनल टैक्स मैंने नहीं बताया आपको, ये हमारे देश के अंदर कौन लगाता है ये बता देता हूं। देखो जैसे इनकम टैक्स होता है ना, कहीं नौकरी करूंगा वहां से पैसे कमाऊंगा तो इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, दिस इज इनकम टैक्स। अब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि बहुत सारी कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे सीए हो सकते हैं, सीए नौकरी भी कर सकते हैं, अपना ऑफिस भी खोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी फर्म को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हर एक फर्म से वो फीस लेते हैं, तो जो वो फीस कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, उसके ऊपर टैक्स देंगे, तो उसको इनकम टैक्स नहीं बोलेंगे, प्रोफेशनल टैक्स बोलेंगे। ऐसे लॉयर भी हो सकते हैं। तो प्रोफेशनल टैक्स ये हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत कौन लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है ये, इनकम टैक्स का ही दूसरा वर्जन है। आगे, फीस एंड फाइन कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, फीस एंड फाइन कौन सी कैटेगरी में आता है, कैपिटल रिसिप्ट में बिल्कुल नहीं आता। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स तो ये है ही नहीं, डायरेक्ट टैक्स, टैक्स तो ये है ही नहीं, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, बिल्कुल, हाँ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, 4 लाइनें लिखिए, कौन सी ठीक है बता दो। क्या लिखा है, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट का डिफरेंस है फिस्कल डेफिसिट। देखो कहां था, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का डिफरेंस तो है, लेकिन टोटल रिसिप्ट में बोरिंग्स नहीं होनी चाहिए, ये लिखा नहीं है वहां पर, ये हमेशा लिखा होना चाहिए, तो वो ऑप्शन हम गलत कर सकते हैं, यानी यहां पर ये ऑप्शन गलत होता है। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डेफिसिट टोटल रिसिप्ट और इंटरेस्ट पेमेंट का डिफरेंस है। देखो देखो देखो, प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट का डिफरेंस है, तो वो डेफिनेशन भी यहां पर गलत हो गई। अगला, फिस्कल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, इसको जरा चेक करो। देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो सिर्फ फिस्कल डेफिसिट को यहां पर रखोगे
तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। घुमा फिरा के फॉर्मूला तुम्हें चक्रम बना रहा था, ये लाइन ठीक है, थर्ड वाली इसके साथ चले जाएंगे। ओके रिपोर्ट है जी, ठीक है, सम टोटल है जी। अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल कौन सा है, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब प्रॉफिट का टैक्स, वेल्थ टैक्स मतलब प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स। कौन सा डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल नहीं है ये बताना है। तो भाई ये इनडायरेक्ट टैक्स है तीसरे वाला, ये नहीं है, बाकी सब तो डायरेक्ट टैक्स है। ये तो पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसिप्ट। सरकार की कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है, इंटरेस्ट रेवेन्यू है, प्रॉफिट रेवेन्यू है, रिकवरी ऑफ लोन या फीस, फीस भी रेवेन्यू है, रिकवरी ऑफ लोन। इसकी वजह से सरकार के एसेट्स कम हो जाते हैं। लोन तो वापस मिल गया, लेकिन जो बंदा डेटर था वो तो खत्म हो गया। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट, फिर से वही क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन ऑप्शन चेंज है। कैपिटल रिसिप्ट कौन है, प्रॉफिट रेवेन्यू है, फीस एंड फाइन रेवेन्यू है, इंटरेस्ट रेवेन्यू है। डिसइन्वेस्टमेंट होता है ना अपनी कंपनी का, जब सरकार को हिस्सा बेच देती है, सेल ऑफ शेयर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो इससे सरकार के एसेट्स कम हो जाते हैं। तो चौथे नंबर का ऑप्शन ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब बजटरी पॉलिसी। इसमें कौन इंक्लूड होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स ये भी होता है, पब्लिक डेट ये भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस, चौथे नंबर का ऑप्शन ओके हो गया। बताई थी मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी जब गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स बता रहा था। आगे बढ़ो। द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, नीदर नोर वाले। ईदर और वाली कैपिटल चीजें होती है, नीदर नोर वाली रेवेन्यू होती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोथ तो नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, रेवेन्यू वाला ही होगा। ये नीदर नोर वाली यही होती है चीजें। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव कौन सा है, पहला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। दूसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बिल्कुल दो ही लिखे हैं तो बोथ 1 and 2 तीसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। दोनों ही ऑब्जेक्टिव है, लिस्ट मैंने आपको बताई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्स रेसिप्ट। नॉन टैक्स रेसिप्ट कौन सी है गवर्नमेंट की, गिफ्ट टैक्स तो टैक्स है, सेल्स टैक्स भी टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी भी टैक्स है, गिफ्ट एंड ग्रांट, सरकार को कोई गिफ्ट एंड ग्रांट दे दे तो ये स्पेशल केस है भाई, ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, टैक्स थोड़ी है ये। अगले पूछो। द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एज टैक्स एंड ड्यूटीज इज कॉल्ड। सरकार ने जो टैक्स की फॉर्म में, ड्यूटीज भी टैक्स को ही बोलते हैं, जो पैसा इकट्ठा किया है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट नहीं, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट जी हां, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं, ये तो टैक्स की फॉर्म में नहीं होता ना, तो सेकंड वाला जाएगा, इसको ओके बोलेंगे। मस्त क्वेश्चन है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में किसको इंक्लूड करते हैं, मजा आ गया आपको, क्वेश्चन रिपीट हो गया, तीनों वही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, हाँ जी। टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड, गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब टैक्स में कौन कौन सी टाइप्स है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, ऑल ऑफ दीज हो गया। हालांकि ये तो डायरेक्ट टैक्स है, ये वाला इनडायरेक्ट टैक्स है, तो है। तो भाई ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन 18 क्वेश्चन पेश किए गए हैं, टॉप 20 वहां पर लिखे थे, लेकिन 18 आपके सामने, तो आप 18 में से बता दो मुझे कितने नंबर आए हैं आपके। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।